हेलो दोस्तों, आप सभी का AR एजुकेशन में पुनः स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को सिलेबस आने के बाद अत्यधिक तेज़ी से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि सिलेबस 150 अंकों का था ये सेक्शन 2 के लिए, और इसमें पूरा 1 to 5 में GS है। लेकिन GS में ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे तो बल दिया गया, प्राचीन इतिहास का कहीं नाम नहीं था, लेकिन सामान्य अध्ययन भी तो लिखा हुआ। इसीलिए हम लोगों को थोड़ा कम लेकिन पढ़ना जरूर है, सामान्य प्राचीन भारत भी। इसीलिए आज हम लोग देखेंगे वैदिक काल। चलिए, तो वैदिक काल की शुरुआत से पहले हम लोगों ने देख चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का जब पतन हुआ तो वैदिक काल की शुरुआत हो जाती है। वैदिक काल की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के काल को वैदिक काल माना गया। जैसे कि हम लोग पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता के काल क्या देखे थे कि 2500 ईसा पूर्व से 1750। अब कहिएगा कि 1750 से लेके और फिर 1500 तक के बीच का काल कहाँ चला गया, तो ये अंधकार युग हुआ। इसके बारे में कोई प्रमाण नहीं मिला हुआ। तो हम लोग को आज जो देखेंगे 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के काल को जो वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वैदिक काल मूलतः या मुख्यतः आर्य सभ्यता भी कहा जाता है वैदिक काल को, क्योंकि वैदिक काल की शुरुआत आर्यों के आगमन से होता है। तो हम लोग देखते हैं कि वैदिक काल को दो भागों में बांटकर देखा जा सकता है। दो भागों में बांटकर देखा जा सकता है। वैसे वैदिक काल का हमने काल बताया कि 1500 BC से 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के काल को वैदिक काल बताएं। तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के काल जब वैदिक काल थे तो इसके दो खंड हो गए। एक खंड हो जाता है ऋग वैदिक काल और दूसरा हो जाता है उत्तर वैदिक काल। कौन कौन? ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो जब टोटल का काल 1500 से 600 ईसा पूर्व तक है तो ऋग वैदिक का काल कितना है, उत्तर वैदिक का काल कितना है? तो ऋग वैदिक का काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का। ऋग वैदिक का काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक के काल को ऋग वैदिक काल कहा गया, और 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के काल को उत्तर वैदिक काल कहा गया। तो हम लोग देखेंगे कि ऋग वैदिक काल जब एक ही तरह के वैदिक काल था तो दो कालखंडों में क्यों विभक्त कर दिया? दोनों कालखंडों में विभिन्न प्रकार के विभिन्नता देखी गई है। ऋग्वैदिक काल को जानने का स्रोत केवल ऋग्वेद है, और उत्तर वैदिक काल के जानने का स्रोत जो प्रमुख स्रोत है यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सब उत्तर वैदिक काल के जानकारी देता है। जैसे कि अभी हम लोग देखें कि आर्य का आगमन, आर्य लोग जब आए, आर्य लोग जब आए तो आर्य लोग मूलतः कहाँ बसे? पहले पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र में शुरुआत किए, जहाँ आर्य लोग का आगमन हुआ। आर्य लोग का आगमन कहाँ से हुआ? तो आर्य लोग का आगमन के क्रम में बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग मत है। जैसे हम लोग एक विद्वान का नाम देखें, मैक्स मूलर। ये बहुत जरूरी है याद करना कि मैक्स मूलर के द्वारा कहा गया कि आर्य जो आए उसका मूल स्थान जो था मध्य एशिया से। तो आर्यों का आगमन मध्य एशिया से हुआ, ये किसने कहा? तो मैक्स मूलर के द्वारा कहा गया है कि आर्य मध्य एशिया से आए हैं, जो भारत में आने के बाद या इधर आने के बाद पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र में बसे। जैसे हम लोग बाल गंगाधर तिलक के अनुसार देखें तो उनका कहना था कि आर्य लोग का आगमन उत्तरी ध्रुव से हो गया। वैसे कई विद्वानों का मत है कि कहाँ से आए, लेकिन सबसे प्रामाणिक मत मैक्स मूलर का दिया हुआ है, जो क्या कहे हैं कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए और आके कहाँ बसे? पाकिस्तान के पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र में। यह ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी सभ्यता? ग्रामीण सभ्यता।
तो हम लोग कल जब सिंधु घाटी सभ्यता देख रहे थे तो उस समय हम लोग जान चुके थे कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। लेकिन आज जो हम लोग वैदिक काल को देख रहे हैं ये कैसी सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता है। आर्यों का मुख्य भाषा इनका क्या रहा, संस्कृत। आर्यों के मुख्य भाषा संस्कृत रहा। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है, भाषा समूह, जिसका अर्थ ज्ञानी हो जाता है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई 5 भागों में होती थी। अपना जो राजतंत्र चलाते थे कितने भागों में बांटकर, 5। कुल, उससे ग्राम, उससे ऊपर विश्व, उससे ऊपर जन, उससे ऊपर राष्ट्र। कुल मिलके ग्राम बनता था, ग्राम से विश्व, विश्व से जन और जन से राष्ट्र का निर्माण हो जाता था। तो आर्यों के प्रशासनिक इकाई में कितने भाग थे, 5 भाग थे। कुल या ग्राम, कुल या परिवार जो होता था ये सबसे छोटा इकाई था, ये परिवार का। तो इसको एक मुखिया को जो है, इसके प्रधान को कुलप कहा जाता था। जो परिवार के मुखिया होते थे या कुल के मुखिया होते थे उसे कुलप कहा जाता, कुलप। अब देखिए, सूत, रथकार, कम्मादी, ये सब अधिकारी थे जो राजनीतिक अधिकारी हुआ करते थे। राजा के सहित इसमें जो अधिकारी होते थे उसकी संख्या 12 थी। सूत, रथकार व कम्मादी क्या थे, अधिकारी थे। इन सब अधिकारियों को क्या कहा जाता था, रत्नी। सूत, रथकार, कम्मादी अधिकारी थे जिसे रत्नी कहा जाता था। राजा सहित इसकी संख्या कितनी होती थी रत्नी की, 12। सभा और समिति हम लोग पूर्व में ही देख लिए थे। सभा और समिति जो है, सभा, समिति और एक और लिख लीजिए विद्वत, ये सब संस्था थी, राजनीतिक संस्था थी। उच्च सभा, निम्न सभा। ऋग्वैदिक काल में हुआ क्या करता था कि इसमें महिला एवं पुरुष सभी रहते थे, सभी को आने का अलाउ था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल शुरू हो जाता है तो उस समय महिला इन सब सभाओं में भाग नहीं लेती थी। तो सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा जो होता था श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी। जैसे आज वर्तमान में हम लोग जिस तरह राज्यसभा देख रहे हैं, उसी तरह उस समय सभा हुआ करता था जिसमें उच्च और संभ्रांत लोग निवास करते थे। तो श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की जो संस्था थी, जो राजा को सलाह देने के लिए बना था, उसका नाम सभा था। समिति सामान्य लोगों का, जैसे आजकल भी लोकसभा, ये कैसे संस्था, सामान्य लोगों की संस्था। लेकिन राज्यसभा उच्च सदन माना जाता। उस समय की जो सभा थी ये श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी। इसके अध्यक्ष, सभा और समिति के जो अध्यक्ष होते थे इसे ईशान कहा जाता था। सभा और समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। ऋग्वेद के कई मंडल के बारे में हम लोग जब पढ़ रहे थे कि प्राचीन काल के इतिहास के स्रोत, उसमें कई तथ्यों को, कई मंडल को, कई भाग को हम लोगों ने देख चुका है। इसीलिए जो नहीं देखे हैं वो पहले उसको देख लें। इसमें हम ऋग्वेद को उतना ज़्यादा नहीं, जो उसमें छूट गया था इसे बताने का कोशिश करते हैं। तो देखें कि ऋग्वेद के जो 7वें मंडल थे उसमें दशराग्य युद्ध के बारे में चर्चा किया गया। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध का चर्चा किया गया है, जिसमें ये युद्ध जो लड़ा गया था परोसनी, या वर्तमान में जिस नदी का नाम रावी नदी है, पूर्व में उसी का नाम परोसनी नदी था। तो रावी या परोसनी नदी के तट पर सुदास, भारत के राजा सुदास और 10 जन में 5 आर्ज और 5 अनार्ज के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास की विजय हुई। क्या देखें कि दशराग युद्ध रावी या परोसनी नदी के तट पर हुआ, जिसमें भरत के राजा सुदास और 10 जनों के बीच युद्ध हुआ। तो 10 जन में 5 आर्ज और 5 अनाज थे। इन दोनों के बीच युद्ध जो हुआ
तो फिर उसमें जीत सुदास की हुई। आर्यों का समाज पितृसत्तात्मक प्रधान था। आप लोगों को याद होगा कि जब सिंधु घाटी सभ्यता देख रहे थे तो सिंधु घाटी की जो समाज था वो मातृसत्तात्मक प्रधानता पर बल देता था कि उस समाज में माता ही प्रधान होती थी। लेकिन जब हम लोग वैदिक काल में आते हैं तो यहाँ पर बदलाव दिख रहा है कि यहाँ पर जो प्रधानता है वो पिता की प्रधानता है, पितृसत्तात्मक सत्ता चल शुरू हो जाती है। समाज के सबसे छोटी इकाई परिवार जो ऊपर में बता दिए या कुल थी, जिसके मुखिया को क्या कहा जाता था, कुलप कहा जाता था, यह हम पहले ही बता दिए। बाल विवाह और प्रथा का प्रचलन नहीं था। याद रखेंगे कि इस काल में बाल विवाह और पर्दा प्रथा प्रचलन में नहीं था। स्त्रियों शिक्षा ग्रहण करती थी। इसमें स्त्रियां जो शिक्षा ग्रहण करती थी, इसमें कई स्त्रियां का नाम हम लोग जान सकते हैं, लोपा, मुद्रा, घोषा, सिकता, ये सब स्त्रियां उस समय शिक्षा ग्रहण करती थी, ये सब विदुषियां थी। जीवन भर जो अविवाहित रहने वाली महिलाओं को उस काल में अमाजू कहा जाता था। अमाजू, जो जीवन भर अविवाहित रहता था, अविवाहित रहने वाली लड़कियों को क्या कहा जाता था, अमाजू। तो हम लोग देखें कि इस काल में, ऋग्वैदिक काल में जो है स्थिति सामान्यतः महिलाओं का सही था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते महिलाओं की दशा में गिरावट आने लगी। जब उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की दशा में गिरावट आने लगी तो ऐसा नहीं है कि उत्तर वैदिक काल में केवल एक ही, जैसे कि ऋग्वैदिक काल में हम देखें तो चतुस्वर्ण समाज के बारे में जो हम लोग जानते थे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों जो समाज एक ही परिवार के सदस्य हुआ करते थे। वहां काम के आधार पर बटा हुआ था, कर्म के आधार पर यह समाज बटा हुआ था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में यही आकर ये कर्म के आधार पर पूरा समाज ही को बदल देता है। ब्राह्मण अपने आप को उच्च, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबसे नीचा। शूद्र से टैक्स वसूला जाता था और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन सब से अपना, इनके टैक्स से जीवन यापन किया करते थे। इस काल की स्थिति उत्तर वैदिक काल में समाज में अधिक विभिन्नताएं आ गई। काम के आधार पर अब समाज नहीं बटा। समाज जो पूर्व से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आ रहा था, उच्च निम्न कुल होते हुए चला गया। तो हम लोग आगे देखें कि आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ, उस समय पेय पदार्थ भी, ये पेय पदार्थ सोमरस था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस। महर्षि कनाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट VVI, कि महर्षि कनाद जो है भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया। कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। किसे? महर्षि कनाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा गया है। आर्यों के मनोरंजन का मुख्य साधन संगीत, रथ दौड़, घोड़दौड़, क्रीड़ा, अपना अनेक तरह के मनोरंजन के साधन अपनाए हुए थे। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोगों ने देखा था कि मुख्य व्यवसाय सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था, व्यापार और कृषि। लेकिन इस काल में पशुपालन और कृषि हो गया। पशुपालन ऋग्वैदिक काल में तो प्रमुख था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते कृषि की महत्ता हो गई, पशुपालन गौण हो गया। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र। उत्तर वैदिक काल में इंद्र की महत्ता थोड़ी सी कम हो जाती है, पुरंदर वहां पे ज्यादा महत्वपूर्ण देवता हो जाते हैं। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु, ये सबसे इंपोर्टेंट, लोहा। वैदिक काल में ही लोहा की खोज हुई। इससे पहले हम लोग देखे थे कि तांबा आया था, कांसा आया था सिंधु घाटी सभ्यता में, तांबा आया था पाषाण युग में, और वैदिक काल में लोहा की खोज आता। जब लोहा की खोज हो गई तो उसे श्याम वस्त्र कहा गया। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पनी कहा जाता था। लेन देन, व्यापार हेतु जो दूर दूर तक जाने वाले व्यापारी को ही पनी समझ लीजिए। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले जो व्यापारी थे उसे पनी कहा जाता था। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली शुरू था।
लेकिन उस समय में निष्क और सदमान नामक सिक्का हुआ करता। निष्क स्वर्ण सिक्का वैदिक काल में, लेकिन उस समय सिक्का की प्रधानता प्रचलन कम था। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम लोग का विनिमय वस्तु विनिमय प्रणाली से हम लोग लेन देन करते थे। किसी के पास यदि चावल है और हमें गेहूं की आवश्यकता है तो अपना चावल देके उससे गेहूं ले लिया करते थे। यही लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु एक वस्तु देके उससे दूसरा वस्तु लेना ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता। ऋण देकर ब्याज देने लेने वाला, ऋण दिया, आप जिस कर्जा लीजिए, जैसे वर्तमान दौर में भी चल रहा है कि कर्जा लीजिए और कर्जा लेने के बाद जो आपसे ब्याज ले, उसको उस समय बैंक नोट या सूदखोर कहा जाता था। बैंक नोट या सूदखोर कहा जाता था। तो ऋण देके जो कर्जा ब्याज लेने वाला व्यापारी होते थे उसे क्या कहते थे? बैंक नोट या सूदखोर कहा करते थे। नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी गई। हालांकि ऋग्वेद में कई नदियों का उल्लेख है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती के माने। गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में एक बार है केवल। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति कौन से देवता? महत्वपूर्ण देवता या सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए। ऋग्वैदिक काल में कौन थे? इंद्र। ऋग्वैदिक काल में प्रिय देवता कौन थे? इंद्र। लेकिन उत्तर वैदिक काल में प्रजापति। अब देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली है जो वैदिक काल में प्रचलन में था, वर्तमान में इसे किस नाम से हम लोग जान सकते हैं। तो वर्तमान में जो हल जानते हैं उसे सीर या लांगल कहते हैं। तो सीर या लांगल का अर्थ क्या होता है? हल। सीर या लांगल का अर्थ हल। सीता हल की रेखा को, ये इंपॉर्टेंट है, सीता हल की रेखा को, हल की रेखा को क्या कहा जाता है? सीता। विसज जो होते थे उसको वैद्य या डॉक्टर के रूप में भी देखते हैं। वैद्य जो होता था उसे विसज कहा जाता था। वैद्य जो होता था उसे विसज कहा जाता था। सत्यमेव जयते जो शब्द लिया गया है ये मुंडको उपनिषद से लिया गया। कहाँ से? मुंडको उपनिषद से। पूरा चैप्टर में यदि 3 चीज याद करना हो तो कनाद को भारतीय परमाणु का जनक, उसके बाद जो है धातु लोहा धातु का खोज, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडको उपनिषद से। 2 महाकाव्य, महाकाव्य की संख्या कितने हैं? 2। एक महाभारत है, दूसरा रामायण। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत, विश्व के सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना वैदरायण ने की थी। ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना वैदरायण ने की थी। अब चलते हैं कुछ प्राचीन नदियां जिसके नाम और वर्तमान में उसे किस नाम से जाना जाता है। तो रावी को पूर्व में परोसनी कहा जाता था। रावी परोसनी, बार बार बोलेंगे 2-4 बार, रावी परोसनी, रावी परोसनी। सतलज सतुद्री, सतलज सतुद्री, सतलज सतुद्री, सतलज सतुद्री, रावी परोसनी, रावी परोसनी, सतलज सतुद्री। चेनाब अस्कनी, चेनाब अस्कनी, चेनाब अस्कनी। झेलम वितस्ता, झेलम वितस्ता। ब्यास विपाशा, ब्यास विपाशा, ब्यास विपाशा। गंडक को सदानीरा नदी कहा जाता है। गंडक सदानीरा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। गंडक को सदानीरा, किस नदी को सदानीरा नदी का? तो गंडक नदी को। अब देखें कुछ दर्शन और उसके प्रवर्तक के नाम जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे भूलेंगे नहीं, हम लोग को याद करना ही है। चारवाक दर्शन के प्रवर्तक चारवाक हुए। चारवाक के चारवाक, चारवाक दर्शन के प्रवर्तक चारवाक हुए। योग के पतंजलि, योग के पतंजलि। सांख्य दर्शन कपिल प्रवर्तक, सांख्य कपिल। न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा वैदरायण। वैशेषिक कनाद या उलुक भी कहा जाता है, कनाद या उलुक। चारवाक, चारवाक, योग पतंजलि, सांख्य कपिल, न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा वैदरायण। वैशेषिक कनाद या उलुक को, कनाद या उलुक उस वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक थे। तो आज हम लोग को इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 1-2 बार जो है इस लेक्चर को भी देख लेना है। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे। प्राचीन इतिहास को 2 से 3 रोज में शॉर्ट करके हम लोग पढ़ेंगे और मुख्य विषय के अंतर्गत बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।